नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं, इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म एंड ग्लाइकोलाइसिस। मेनली ग्लाइकोलाइसिस में डिस्कस करेंगे। तो चंद चीज़ें, एक दो चीज़ें वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है हमारे पास एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, हम जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें ना, लाइक प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड वगैरह, उन्हें ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो एनाबॉलिज्म होता है ना, वो इसका उल्टा होता है। मतलब इसमें हम जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाते हैं कहाँ से, सिंपल प्रिकर्सर से, इतना खास कुछ भी नहीं था। आगे हम बात करेंगे मेटाबॉलिक मैप, तो ये हमारे पास इसे छोड़ सकते हैं। कैटाबॉलिज्म में मेनली हम, जो मैंने पहले बता चुका हूँ, कैटाबॉलिज्म में हम जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करवा के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है 3 स्टेजेस, कैटाबॉलिज्म की हमारे पास टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, आगे वो डिस्कस करते हैं कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें ना, तो स्टेज 1 के अंदर हमारे पास लाइक हमारा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, तो हम उनकी करवा लेते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, उसके बाद स्टेज 2 में हम ना अमीनो एसिड, जब ये इनकी हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे ना, तो ये प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगी, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में, और फैट हमारे पास ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुके होंगे। ठीक है, अब स्टेज 2 में हम क्या करवाना था, इन सबसे बिल्डिंग ब्लॉक्स टू एसिटाइल कोए, मतलब इन बिल्डिंग ब्लॉक से ना हम एसिटाइल कोए बनाते हैं। ठीक है, स्टेप 2 के अंदर। अब स्टेज 3 के अंदर हमारे पास हमने ना जो एसिटाइल कोए है ना, इसकी ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो एसिटाइल कोए टीसी में जाएगा, वो एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड बाद में एनर्जी वगैरह में मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ये गिवन है, हम नहीं पढ़ेंगे। मेनली हमारे पास अब एनाबॉलिक पाथवेज की बात करेंगे। तो एनाबॉलिक पाथवे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है ना, प्रिकर्सर हैं, उनसे हम ना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। लाइक हमारे पास वो बता रहे कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। अब वो आगे जो यूज़ होंगे, लाइक हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर, वो भी हम यहाँ पे नहीं पढ़े क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमें अगर ब्लॉक 4 स्टेप्स में तो मेन टॉपिक हमारा ग्लाइकोलाइसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करें, सबसे पहले हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का ओवरव्यू गिवन है। तो ओवरव्यू एंड पे कर सकते हैं या इसे छोड़ भी सकते हैं, इसका कोई इतना खास फायदा नहीं है। तो मेनली ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा कैसे, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल की बात करेंगे, तो जो ग्लूकोज होता है ना हमारे पास, वो ऐसे डायरेक्टली डिफ्यूज़ नहीं कर सकता सेल्स के अंदर ना। अब कह रहा है ग्लूकोज कांट डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू सेल्स, नहीं जा सकता, बट एंटर बाय 1 और 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं जा सकता, लेकिन इसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम पड़े होते हैं जिसके जरिए ये इजीली सेल के अंदर जा सकता है। एक सोडियम एटीपी डिपेंडेंट होता है, और एक हमारा सोडियम एटीपी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, दोनों। ठीक है, ये हम अगर पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो आप वो देखें, उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया कि सोडियम डिपेंडेंट कैसे होती है और सोडियम इंडिपेंडेंट ये हमारे पास कैसे हो जाते हैं ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट ना। तो उसके बाद बात करें, सबसे पहले हम सोडियम इंडिपेंडेंट की बात करें। ठीक है, ये एक पैसिव सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास मेनली मतलब 14 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1 से लेकर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 14 तक पड़े होते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी ये वाले हैं ना, मतलब जो इंडिपेंडेंट वाले हैं, सारे होते हैं यूनिपोर्टर, ये कैंसिक्यू भी है। उसके बाद ये टिश्यू हाईली, मतलब जो ये होते हैं ना ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स, ये टिश्यू स्पेसिफिक भी होते हैं, स्पेशलाइज इनके फंक्शन भी होते हैं। वो एक टेबल है, उसके अंदर हम अगर देख लें तो अच्छे समझ आ जाएगी। ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1 है ना, वो ये मोस्ट टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका एक ही फंक्शन है, इसने ग्लूकोज का अपटेक करवाना है। अब ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 2 है, इसने लिवर, किडनी और पेंक्रियाज के अंदर ये प्रेजेंट होता है, उसने एक्सेस ग्लूकोज को ब्लड से रिमूव करवाना है। मतलब पहले ने लिखा ना था, 2 ने रिमूव करवाना है। अगर थर्ड की बात करेंगे तो ये मोस्ट इशू के अंदर होगा, ये भी उसका भी मतलब अपटेक करवाना है, पहले की तरह 1, 3 एक जैसे हो गए। जो 4 होगा वो मसल और फैट के अंदर प्रेजेंट होगा, इसका काम भी रिमूव करवाना होगा। मतलब 1 और 3 सेम हो गए, 2 और 4 सेम हो गए। अब ग्लूट 5 है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होगा, इसने ट्रांसपोर्ट फ्रुक्टोज की करना है। ये एमसीक्यू भी आता होता है मेनली कि हमारे पास जो फ्रुक्टोज की ट्रांसपोर्ट करवाता है वो ग्लूट 5 होता है। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं सोडियम एटीपी डिपेंडेंट। तो सोडियम एटीपी डिपेंडेंट में पहले आपको ना वो पिछले में बता भी चुका हूँ। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें तो हमारे पास लाइक ये हमारे पास इंटेस्टाइन की ब्रश है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट था और साथ में यहाँ पे सोडियम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सोडियम पोटाशियम ना एक एटीपीएस भी ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ग्लूकोज ने अंदर आना होता है ना, तो वो सोडियम भी साथ इसके साथ मूव करेगी इनवर्ड। अब ग्लूकोज तो अंदर आ जाएगा, लेकिन साथ में सोडियम भी अंदर मौजूद होगा। अब ये सोडियम बाहर चला जाएगा सेल से, 3 सोडियम आउट जाएंगे और 2 पोटाशियम इनसाइड मूव कर जाएंगे। तो इसलिए मतलब यहाँ पे एटीपी यूज़ होगी, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस के अंदर से 3 सोडियम आउट और 2 पोटाशियम अंदर, और ग्लूकोज जो अंदर आ गया था वो हमें लेके आना था। ये हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया, अगर आपने नहीं देखी तो वो पहले देखें। सबसे पहले अब ये हमारे पास यहाँ से आपको थोड़ा सा लाइन पढ़ा देता हूँ कि जो हमारे पास जो सोडियम डिपेंडेंट होते हैं चैनल्स, ये मेनली एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, रिलेटिब्यूल्स, क्रोइडल प्लेक्सिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास एटीपी रिक्वायर करते हैं, मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। अगर ना जो सोडियम होता है वो ट्रांसपोर्टेड होता है, मतलब डाउन टू द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, वो मैंने आपको बताया था कैसे आ रहा है। उसके बाद जो एटीपी हाइड्रोलाइसिस इज इनडायरेक्ट सोर्स होता है। इट इज़ नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द सोडियम ग्रेडियंट बिकॉज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब सिम्पोर्ट, दो चीज़ें इकट्ठी आ जाए तो सिम्पोर्ट इसे कहते हैं। ठीक है, अब दी ट्रांसपोर्टर वो बस कुछ खास नहीं है, और इसमें जो यहाँ पे चैनल यूज़ कर रहे हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे हम ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करने लगे हैं। तो जो ग्लाइकोलाइसिस के सबसे पहले बताएंगे ना, जो ग्लूकोज से अगर हम जब पायरुवेट बनाना है ना, तो ये 2 स्टेजेस के अंदर हो रहा होता है। जो पहले 5 रिएक्शन हो रहे होते हैं ना, वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट के रिएक्शन है। ठीक है,
उसके बाद जो वो कह रहे हैं पहले 5 में एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, इनमें दी फॉस्फोरेटेड फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट आर सेंसिटाइज, मतलब इनमें फॉस्फोरेशन मतलब एटीपी यूज़ करके काइनेज की मदद से ना, और बाकी रिएक्शन के अंदर हमें एनर्जी मिल रही होगी। नेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनेगी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में पर ग्लूकोज, मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 जगह पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगी। वो कैसे होगी वो हम आगे पढ़ लेंगे। सबसे पहला हमारे जो स्टेप है ना ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन, मतलब ग्लूकोज को हमने अंदर लेके आना सेल के ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो ग्लूकोज अंदर आ गया तो उसके हमने फॉस्फोराइलेशन वही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लिया, ठीक है। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा वो हेक्सोकाइनेज से भी बन सकता है और ग्लूकोकाइनेज से भी बन सकता है। इनको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले याद देखें, जब भी हमारे पास काइनेज यूज़ हो रहा होगा ना तब हमारे पास एटीपी यूज़ होती है। काइनेज का काम क्या होता है कि उसने फॉस्फेट की एडिशन करनी होती है, और जो फॉस्फेटेज होता है उसका काम होता है उसने फॉस्फेट का रिमूवल करवाना होता है। तो यहाँ पे काइनेज यूज़ कर रहे हैं तो मतलब उसका काम है एटीपी से एक फॉस्फेट लेके ग्लूकोज को दे दिया जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, और बाद में एडीपी यहाँ पे एक फॉस्फेट निकल गया तो ये डाइफॉस्फेट आ गया ट्राइफॉस्फेट की जगह ना। अब वो बता रहा है कि फॉस्फोरेटेड शुगर होते हैं ना वो क्रॉस नहीं कर सकते ऐसे ना मेम्ब्रेन को, क्योंकि उनके लिए कोई मतलब वो हाईली पोलर होते हैं, वो डिफ्यूज अंदर नहीं कर सकते। इसलिए हमारे सेल्स के अंदर हमारे पास पड़े होते हैं हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज जो इनकी फिर फॉस्फोरेशन करते हैं सेल के अंदर। अब वो हेक्सोकाइनेज 1 से 3 की बात करेंगे, टोटल हेक्सोकाइनेज 4 होते हैं। पहले जो 3 की बात करेंगे ये मोस्टली टिश्यूज़ के अंदर होते हैं, और इनके बारे में बताएंगे कि ये जो हमारे पास इनकी मैकेलिस कांस्टेंट होता है इनका हाईली कम होता है। अब मैकेलिस कांस्टेंट केएम मतलब कम होने का मतलब क्या है कि इनकी एफिनिटी ग्लूकोज के लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब जिसकी केएम कम होगा उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, बस ये याद रखना है। अब जो इसका काम जब ये मतलब ये कब काम करेंगे जब हमारे पास सेल्स के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन लो होगी, ठीक है। और बता रहा है कि इसमें कुछ और खास नहीं है। अब जो ग्लूकोकाइनेज 4 की बात करेंगे तो ग्लूकोकाइनेज 4 मतलब ये मेनली लिवर और पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। और ये पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स के अंदर होता है, इसका भी काम यही है कि इसने ग्लूकोज की वो करवानी है फॉस्फोराइलेशन। लेकिन वो कह रहे हैं तब काम करेगा, मेनली क्या काम करता है ग्लूकोज सेंसर है डिटरमिनिंग दी थ्रेशोल्ड फॉर इंसुलिन, मतलब जब ग्लूकोज ज़्यादा होगी ना, ये 3 तब काम करते जब हमारे पास ग्लूकोज कम थी। अब ये काम तब करेगा जब मतलब बस ग्लूकोज ज़्यादा होगी। ग्लूकोज अब सेंस कौन करवा रहे होंगे पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स के अंदर हेक्सोकाइनेज 4। जब वो सेंस करेगा ना ग्लूकोज सेंसर होंगे कहाँ पे, एक तो हमने पढ़ लिया कि हमारे पास पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स के अंदर, एक हम पढ़े हैं कि ग्लूकोज सेंसर है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के अंदर और रिस्पॉन्स हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर। मतलब ये हाइपर मतलब जब हमारे पास ग्लूकोज बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होगा ना तब उसे सेंस कर होंगे बीटा सेल्स के अंदर, और हाइपोग्लाइसीमिया को सेंस कर होंगे हमारे पास हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के अंदर या हाइपोथैलेमिक सेल्स के अंदर। अब लिवर के अंदर क्या होता है, एंजाइम फैसिलिटेट करता है ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग हाइपरग्लाइसीमिया। तो हमें पता है कि हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर ये रिस्पॉन्स कर होते हैं, मतलब कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स और जो हमारे पास लिवर होता है दोनों के दरमियान ये जब हाइपर होगा ना ग्लूकोज तब सेंस करेंगे, और हाइपोथैलेमस में ये तब काम करेंगे जब ग्लूकोज कम होगा। अब ग्लूकोकाइनेज की काइनेटिक्स की बात करने लगे हैं। पहले हमने हेक्सोकाइनेज की बात किया है, अब हम ग्लूकोकाइनेज की बात करने लगे हैं। अब ग्लूकोकाइनेज होता है ना वो हेक्सोकाइनेज से डिफर करता है, मतलब इन तीनों से ना, मतलब हेक्सोकाइनेज 1 2 3 से डिफर करता है। कैसे कि इसका जो ग्लूकोकाइनेज पहले तो हम बताएंगे इसका हायर केएम होता है, वहाँ पे लोअर केएम पड़ा था, यहाँ पे हायर केएम पड़े हैं, मतलब यहाँ पे एफिनिटी ज़्यादा थी फिर यहाँ पे एफिनिटी कम होगी, ठीक है। उसके बाद हम ग्लूकोकाइनेज फंक्शन ओनली व्हेन द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज हाई, मतलब जब इसमें हमने पढ़ा था जब ये लो होगी तब काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे पास जब ग्लूकोज हाई होगी तभी ग्लूकोकाइनेज आएगा वरना नहीं आएगा, ठीक है। और ग्लूकोकाइनेज की वी मैक्स ज़्यादा होती है, मतलब ये इसकी वी मैक्स पावर ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो लो मैक्सिमम वेलोसिटी इनकी जो हेक्सोकाइनेज की लो होती है वी मैक्स ना। अब हम बात करेंगे हमारे पास जो ग्लू 2 होते हैं शोर द ब्लड ग्लूकोज इक्विलिब्रेट्स रैपिडली, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसकी ग्लूकोज की रेगुलेशन की बात करने लगे हैं। जब भी याद रखेंगे जब भी हम ये इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस में काइनेज को यूज़ करवा रहे होंगे ना, अब ना कुछ स्टेप्स होते हैं रिवर्सिबल और कुछ होते हैं इरिवर्सिबल स्टेप्स। जहाँ पे भी लाइक हम यहाँ पे काइनेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना तो वो मेनली अगर इरिवर्सिबल स्टेप है ना, लाइक देखें इरिवर्सिबल है स्टेप तो वहाँ पे उसकी रेगुलेशन होगी, मतलब जितने भी स्टेप हो गए ना इरेगुलर स्टेप तो टोटल मतलब जो 3 स्टेप होंगे ना वो मतलब उन्हें इरिवर्सिबल है, ठीक है। उनकी हम रेगुलेशन करवा रहे होते हैं, जो मतलब रिवर्सिबल होंगे उनकी रेगुलेशन हम नहीं करवाते। तो पहला जो मतलब जो इरिवर्सिबल स्टेप होगा ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जिसमें बन रहा है वो हम अब पढ़ने लगे। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास था ना ग्लूकोज की रेगुलेशन में हम पढ़ेंगे, तो हम बताएंगे जो ग्लूकोकाइनेज होता है ना वो डायरेक्टली इनहिबिट नहीं होता ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, ये उसके इनडायरेक्टली इनहिबिट हो रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे जो इनडायरेक्टली स्टिमुलेटेड, ये मतलब जो हमारे पास ग्लूकोकाइनेज होता है ना वो इनडायरेक्टली स्टिमुलेटेड हो रहा होगा हमारे पास ग्लूकोज से, ठीक है। उसके बारे में इतना खास कुछ नहीं है। उसके बारे में एक ये डायग्राम अगर कर लेंगे तो ये सारा हो जाएगा। तो हम हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है हमारे पास ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। ये बाइंड करा करते हैं ग्लूकोकाइनेज को अपने साथ इनएक्टिव फॉर्म में। जब हमारे पास अंदर ग्लूकोज आ जाएगा ना, मतलब हर हमें सेल आ गया, मतलब ग्लूकोज अंदर सेल के ज़्यादा हो गया तो ग्लूकोकाइनेज यहाँ से रिलीज होगा, वो ग्लूकोकाइनेज इसको क्या करेगा ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करा के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देगा, जो आगे फिर कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और पायरुवेट, वो बात की बात है। तो यहाँ पे भी सेम ये लिखा हुआ है कि व्हेन ग्लूकोज लेवल ब्लड में हाई होंगे तो ग्लूकोकाइनेज रिलीज हो जाएगा इस ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन से। उसके बाद उसकी आगे मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आगे हम स्टार्ट कर लेंगे हमारे पास ग्लूकोज 6 की आइसोमराइजेशन कैसे करानी है, ठीक है। तब वो आइसोमराइजेशन बता रहा है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, मतलब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने यहाँ पर बना लिया था ना उसकी हम वो करवाएंगे
करवाएंगे, आइसोमराइजेशन से कन्वर्ट करवा देंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमरेज की मदद से। ठीक है, ये कुछ खास नहीं था। आगे हम बताने लगे जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा ना, तो उसकी वापस हमने करवानी होती है क्या, फॉस्फोराइलेशन। तो उसके ये कैसे रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, वो कंट्रोल पॉइंट है, मतलब रेट लिमिटिंग स्टेप इसे कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस का ना। इसमें क्या होगा कि मेनली इसे चंद चीज़ें आपको यहाँ यहीं से क्लियर करवा देता हूँ कि जो हमारे पास होता है ना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जब हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाता है, तो यहाँ पे भी काइनेज यूज हो रहा था, मतलब यहाँ पे भी मतलब एटीपी यूज होगी, एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब एक फॉस्फेट ऐड हो रहा होगा, इसलिए ये दो हो जाएंगे, मतलब पहले एक फॉस्फेट था फिर दो फॉस्फेट बन जाएंगे ना, बिस फॉस्फेट। अब इसको इनहिबिट कौन करवा देगा, मतलब हाई एनर्जी होगी ना, कभी भी हाई एनर्जी और या हाई सिट्रेट होगा तो वो ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर देंगे कि ग्लाइकोलाइसिस ना हो और ग्लूकोनियोजेनेसिस हो, वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ रखनी है कि मतलब जब हाई एनर्जी है ना, वो सिग्नल है कि ग्लाइकोलाइसिस रुक जाए, लेकिन जहाँ पे एएमपी होगा वो लो एनर्जी का सिग्नल होगा, और यहाँ पे फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट भी सिग्नल है कि हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमारे पास एक रेगुलेटरी स्टेप है। अगर आप ये पढ़ेंगे तो इसमें यही लिखा हुआ है कि मतलब हमारे पास सिट्रेट हो जाए या हमारे पास हाई एटीपी हो जाए तो वो इनहिबिट कर देंगे इसे, और आगे 2,6 बिस फॉस्फेट करता है कि उससे एक्टिवेट हो जाएगा। हम डायग्राम से कर लिया। आगे हम बताने लगे जो जब हमने खाना खाया होगा ना वेल फैट स्टेट के अंदर, तो क्या होगा, ग्लूकागोन क्या हो जाएगा, ग्लूकागोन कम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इंसुलिन ज़्यादा होगा जो कि फिर क्या करेगा, फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट में इंक्रीज करवा देगा, और जो कि हमारे ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज करवा देगा। एज कम्पेयर टू जब हम फास्टिंग के कंडीशन में होंगे ना, तो हमारे पास इंसुलिन कम होगी और ग्लूकागोन ज़्यादा होगा। ठीक है, जो कि डिक्रीज करवा देगा हमारे पास फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट को, जो कि आगे ग्लाइकोलाइसिस की जगह ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेफर करेगा। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करने लगे, हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट यहाँ पे बन गया था ना, अब इसकी एक थी एल्डोलेज की मदद से इसने कन्वर्ट होना था ग्लिसरैडियल 3 फॉस्फेट और डीएचएपी के अंदर, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, ये इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब ये भी मतलब रिवर्सिबल स्टेप है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रुक्टोज वो जो 1,6 बिस फॉस्फेट है ना, उसने मैंने आपको बताया था एल्डोलेज की मदद से कन्वर्ट होना होता है, एक हमारे पास डीएचएपी के अंदर डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और एक ग्लिसरैडियल 3 फॉस्फेट, ये दोनों ने मिलकर दो मॉलिक्यूल बनाने होते हैं किसके, हमारे पास ग्लिसरैडियल 3 फॉस्फेट के अंदर, क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेबल स्टेप है ना, डीएचएपी और ये मतलब इंटर ये भी इसके अंदर ग्लिसरैडियल 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हम इजीली कह देंगे कि दो हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएंगे हमारे पास ग्लिसरैडियल 3 फॉस्फेट के। ठीक है, अब कह रहा है जो डीएचएपी होते हैं उसकी आइसोमराइजेशन कैसे होते हैं वो यहाँ पे बता चुका हूँ। डीएचएपी मस्ट आइसोमराइज टू ग्लिसरैडियल 3 फॉस्फेट, मैंने बताया था, यहाँ पे ये इंटर कन्वर्टेबल है तो ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं बात। आगे बात करेंगे ग्लिसरैडियल 3 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन कैसे होगी हमारे पास, डिहाइड्रोजनेज की मदद से। कैसे, जो हमारे पास होता है ना ग्लिसरैडियल 3 फॉस्फेट, इसे हमने कन्वर्ट करवाना होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। अब जो किसकी मदद से हो रहा होगा, ग्लिसरैडियल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से। आगे हम बताएंगे जो पहला ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, क्वेश्चन आता है व्हाट इज जो फर्स्ट जो मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तो वो ये स्टेप होगा जिसके अंदर ग्लिसरैडियल 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर डिहाइड्रोजनेज की मदद से। आगे यहाँ पे बता रहा है कि जो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास NADH में कन्वर्ट हो रही होती है। पहला NADH कहाँ पे मिल रहा होता है, इसी रिएक्शन के दरमियान, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शन के दरमियान। वो यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारे पास NADH होता है ना, जो यहाँ बन रहा होता है, वो जब हमारे पास एनारोबिक हम रेस्पिरेशन करवा रहे होंगे ना, तो एनारोबिक में यही NADH यूज हो जाएगा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की वजह से, वो आगे कन्वर्ट करवा देगा इसे लैक्टेट के अंदर पायरुवेट को। वो आगे बात की बात है, बाद में डिस्कस करते हैं। क्या पढ़ने लगे हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट सेंसिस। अपना देखिए 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट सेंसिस, या तो अभी हमने ये पढ़ा कि इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। अब मैं बता चुका हूँ कि जब हमारे पास ऑक्सीडेशन करवा देंगे ना हमारे पास इस एल्डिहाइड की, इस एल्डिहाइड की, तो हम कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच करवा देंगे एक बार फॉस्फेट टू द कार्बोक्सिल ग्रुप को, और उसके बाद इस फॉस्फेट ग्रुप आगे लिंक हो जाएगा कार्बन 1 ऑफ द 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद फ्री एनर्जी कोई इतना खास नहीं है, बस ये याद रखना था कि ग्लिसरैडियल 3 फॉस्फेट से बनेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, और साथ में हमारे पास यहाँ पे एक NADH मिल रहा होता है, ये ऑक्सीजन रिएक्शन है पहला स्टेप। उसके बाद की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट सेंसिस इन आरबीसीज। अब बता रहे हैं जो हमारे पास क्या होता है, जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है ना, वो 2,3 BPG में कन्वर्ट होता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि 2,3 BPG का क्या काम होता है, ये इन्फिनिटी ऑक्सीजन के लिए बढ़ा देता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि ये कन्वर्ट हो सकता है आरबीसी के अंदर ना 2,3 BPG के अंदर, जो कि हमारे पास ऑक्सीजन की डिलीवरी को इंक्रीज करवा देगा। वो हमने पहले यहाँ कहा नहीं है, तो हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। आगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट सेंसिस एंड ATP प्रोडक्शन के अंदर आ जाएंगे, तो हम बताएंगे जो हमारे पास आगे जब हमने पढ़ा था ना 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, वहाँ से अब हम 3 फॉस्फोग्लिसरेट पढ़ने लगे हैं। कैसे कि हमारे पास जो दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। आगे इसमें क्या होगा हमारे पास, बिकॉज 2 मोलिक्यूल्स ऑफ 1,3 BPG आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईच ग्लूकोज। 2 कैसे कि मतलब ये जब ये दो बनेंगे, DHA भी नहीं कन्वर्ट होना होता ना आपस में, तो जब ये दो बनेंगे तो ये भी दो मतलब ये दो बार स्टेप चल रहे हैं ना। तो बता रहे कि 2 मोलिक्यूल आ रहे होंगे 1,3 BPG के ईच ग्लूकोज से, और आपको काइनेज रिएक्शन रिप्लेसेस द 2 ATP मोलिक्यूल्स। ठीक है, कुछ खास नहीं। दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन। मतलब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से जब हम बनेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तो यहाँ पे एक ATP प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब पहला ATP किसके अंदर कहाँ बन रहा होता है, वो हमारे पास ये स्टेप होता है, और ये सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन है। क्यों होती है, यहाँ पे अच्छा लिखा गया है
कि जो हमारे पास एनर्जी नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट कम्स फ्रॉम सबस्ट्रेट लेवल रेदर देन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब जो हमें हाई एनर्जी फॉस्फेट चाहिए होता है ना, वो सबस्ट्रेट ही प्रोवाइड कर रहा होता है, इसलिए इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। आगे फॉस्फोर ग्रुप शिफ्ट होगा 3 से 2, वो ये रिएक्शन दिखाया गया कि हमारे पास 2 3 होता है, फिर इसने वापस 3 के ऊपर आ गया था, तो 3 से आगे 2 के अंदर कन्वर्ट होना, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से म्यूटेज की मदद से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। ठीक है, इसमें अब हम बताएंगे कि जो हमारे पास 2 ये हम इजीली बता लिया, जो हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो हमारे इसकी डिहाइड्रेशन का होते हैं। अब जो डिहाइड्रेशन होती है ना फॉस्फोग्लिसरेट बाय इनोलेज डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी विद इन द सबस्ट्रेट। मतलब जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट होता है ना, उसे अब हमने फॉस्फो इनोल पायरुवेट के अंदर इनोलेज की मदद से कन्वर्ट करा दिया। अब वो इस यहाँ की चीज़ बता रहे हैं कि जो हमारे पास दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल है। और यहाँ पे जो इनहिबिटर होता है ना, वो फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड इनहिबिट इनोलेज को इनहिबिट करा देगा, जिसके नतीजे में वो बता रहा है कि वाटर फ्लोराइडेशन रिड्यूसेस लैक्टेट प्रोडक्शन। तो जो माउथ बैक्टीरिया होता है ना, वो लैक्टेट फॉर्म करवा रहा होता है। तो जब हमारे पास फ्लोराइड होगा ना, तो यहाँ पे इनोलेज को इनहिबिट करवा देगा, तो माउथ के अंदर लैक्टिक एसिड या लैक्टेट नहीं बनेगा, जो कि डेंटल कैरीज काज करवाता है बाद में। आगे हम पढ़ने लगे, जब देखें ये भी लास्ट देखें, पहला हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये वाला स्टेप आ गया था रेगुलेटरी, मतलब ये इरिवर्सिबल था। सेकंड जो हमने स्टेप पढ़ा था वो ये वाला था, जिसके अंदर हमने बताया कि ये भी हमारे पास इरिवर्सिबल स्टेप है। और लास्ट हमारे पास ये स्टेप है जो इरिवर्सिबल स्टेप है। अगर आप देखेंगे ना, 2 एरोज हैं, इसके अंदर एक एरो है। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से हमने बनाना है हमारे पास पायरुवेट। इसको अब हमारे बता रहे हैं कि 2 चीज़ होती हैं, ये कैटलाइज हो रहा है हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट हमारे पास बनेगा पायरुवेट काइनेज से। इरिवर्सिबल ये रिएक्शन है, वो मैंने बता दिया था आपको। उसके अंदर बताना है कि 2 इसकी भी रेगुलेशन होनी है, सारे इरिवर्सिबल स्टेप की रेगुलेशन हो रही होती है। एक होती है फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन, एक होती है हमारे पास कोवलेंट रेगुलेशन। फीड फॉरवर्ड का मतलब है जब हमारे पास PFK1, मतलब जो ये एंजाइम था ना हमारे पास ये वाला, जब ये जितना ज़्यादा ये होगा ना एक्टिवेट, उतना ही ज़्यादा हमारे पास पायरुवेट काइनेज पड़ा होगा। बस ये याद रखना कि ये फीड फॉरवर्ड है, मतलब जब ये आएगा तो ये इसे एक्टिवेट करवा देगा। यहाँ पे भी ये लिखा गया कि जब PFK1 का एक्टिवेट होगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो पायरुवेट काइनेज होता है ना, उससे एक्टिवेट करवा देता है। अगर कोवलेंट रेगुलेशन में बस एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जब हमारे पास ग्लूकोज कम होगा ना, या ग्लूकागोन उससे वक्त बढ़ जाएगा, उसके बाद साइक्लिक AMP बढ़ेगी, साइक्लिक AMP हमारे पास फिर आगे ग्लाइकोलाइसिस रुक जाएगी और ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। बस ये इतना कुछ खास नहीं था। अब हम बताएंगे पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी से क्या होगा। तो हम बताएंगे जो पायरुवेट काइनेज होता है ना, कि मैच्योर RBC, देखिए मैच्योर RBC होते हैं ना, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है अपनी एनर्जी के लिए ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर। और जो ATP होती है वो इसके अंदर क्या करवाते हैं, मेटाबॉलिक नीड्स RBC पूरा करवा रही होती है, फ्यूल के तौर पे काम करती है, आयन पंप्स को कंट्रोल कर रही होती है, उसकी बायोकनकेव शेप को ATP कंट्रोल करवा देती है। तो जो पायरुवेट की जब काइनेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, तो ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी आना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो वो बता रहा है कि जो एनीमिया ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम की डेफिशिएंसी से ऑब्जर्व करते हैं ना, वो मेनली क्या होता है कि जब डिक्रीज ATP प्रोडक्शन होती है ना, जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की वजह से, तो डिक्रीज ATP होगी, तो ये सारा कुछ नहीं होगा। लाइक उसकी आयन पंप्स काम नहीं करेंगे, उसकी फ्लेक्सिबल शेप नहीं, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, उसकी बाइकनकेव शेप लॉस्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जो ये हमारे पास जब ये सारा कुछ हो जाएगा ना, बाइकनकेव शेप लॉस होने के बाद वो प्री मैच्योर RBC हो जाएंगे। तो जब वो प्री मैच्योर होंगे ना, वो इजीली हमारे पास मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटोसिस सिस्टम आएगा, वो उन्हें खा जाएगा, उन RBC को तोड़ देगा, तो वो RBC की लाइसिस हो जाएगी, मतलब ठीक है, वो हीमोलाइटिक एनीमिया काज करवा देगी। क्योंकि RBC के अंदर भी अपना माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं पड़ा होता जो अपनी ATP बना ले, तो ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर ना। आगे बता रहे हैं जो लिवर होता है ना, वो लिवर के अंदर तो पायरुवेट काइनेज की जगह अगर कोई ना भी प्रेजेंट होना, तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो कि इजीली हमारे पास ATP बना लेंगे, और लिवर के अंदर कोई इसकी डेफिशिएंसी का कोई नो इफेक्ट होगा। ठीक है, अब मैं बताऊँ तो इसके बाद हम जो जिसके अंदर मतलब होती है ना पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी, उनके अंदर कभी भी उन्हें ना मलेरिया वगैरह नहीं होता, क्योंकि मलेरिया के अंदर मतलब RBC को अपने एक साइकिल कंप्लीट करनी पड़ती है। जब RBC जल्दी से टूट जाएंगे बनते साथ ही, तो उनके अंदर फिर तो इसका कोई फायदा रहेगा ही नहीं। मतलब RBC टूट रहे हैं तो फिर मलेरिया जल्दी से ग्रो नहीं कर पाएगा, तो मलेरिया के ग्रो ना होने की वजह से तो हम कह देंगे उन्हें उनके अंदर मलेरिया नहीं होता, वो हेटेरोजाइगस होते हैं। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस होते हैं मलेरिया के लिए। ठीक है, अगर पायरुवेट से लैक्टेट कैसे बनेगा, तो मतलब जब मैंने बताया था ना आपको पायरुवेट लैक्टेट के अंदर कैसे जा सकता है, तो जब हमारे पास होता है ना लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस की वजह से, मतलब जब हमारे पास NADH ज़्यादा होगा ना, हमारे पास NADH ज़्यादा होगा ये, तो ये फेवर करेगा कि हमारे पास ये पायरुवेट एसिटाइल कोई की जगह लैक्टेट के अंदर जाए। ठीक है, तो लैक्टेट की फॉर्मेशन बताएंगे जब हमारे पास होते हैं ना लैक्टेट फॉर्मेशन मसल के अंदर, एक्सरसाइजिंग मसल के अंदर जब हमारे पास NADH ज़्यादा होता है ना, तो NADH जब हमारे पास क्वांटिटी एक्सीड करती है, तो NADH जब NAD पॉजिटिव रेशियो होती है ना, वो फेवर करेगी कि पायरुवेट जाए लैक्टेट के अंदर, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस की वजह से। तो हम बताएंगे जो लैक्टेट अक्यूमुलेट होता जाएगा, तो बस ठीक है, वो हमारे पास बाद में pH को कम कर देगा और हमारे पास क्रैम्प वगैरह करवा रहा होगा मसल के अंदर। उसके बाद हम बताएंगे जो लैक्टेट होता है वो यूटिलाइज कैसे होता है, मतलब जो द डायरेक्शन बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस जो डिपेंड कर रहा था ना, वो मतलब NAD रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रहा था। मतलब जो लिवर के अंदर जो हमारे पास ना जो हमारे पास पड़ा होता है ना, हमारे पास क्या नाम है लैक्टेट हार्ट मसल्स के अंदर, वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर TCA साइकिल के अंदर, कोई ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था। अब लैक्टिक एसिडोसिस मतलब जब हमारे पास कोई सर्कुलेटरी शॉक हो गया हमारे पास, या कोलैप्स कर गया सर्कुलेटरी सिस्टम ना, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, या मायोकार्डियल इंफेक्शन है, तो इनके दरमियान मतलब इनमें क्या होता है कि सब में ऑक्सीजन हमें नहीं मिल रही होती। तो जब ऑक्सीजन हमारे पास कम होगी ना, तो हमारे
हमारे पास ऑक्सीजन कम थी तो हमारे पास एटीपी सिंथेसिस कम हुई, ठीक है। अब सर्वाइव करने के लिए सेल्स ने क्या स्टार्ट कर दी हमारे पास, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनारोबिक के नतीजे में बनेगा लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बनेगा एंड प्रोडक्ट, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा हमारे पास लैक्टिक एसिड बनेगा तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। तो एडिशनल हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है इस फेज से निकलने के लिए। आगे बता रहा है जो हमारे पास टोटल एनर्जी बन रही होती है एनारोबिक के अंदर सिंपल 2 एटीपी ही बन रहे होते हैं। अब मैं आपको बताऊँ तो एक ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रही होती है, मतलब ये वाली एक ये, और हमारे पास एक ये हो रही होती है नीचे वाली। ये 2 लेवल जो होते हैं जहाँ पे एटीपी प्रोडक्ट होनी होती है। तो खाली एनारोबिक में ये 2 जगह पे एनर्जी बनेगी और कहीं पे नहीं बनेगी। लेकिन जो एरोबिक होता है ना वहाँ पे एक एनएडीएच भी बन रहा होता है, ये हमारे पास एटीपी एक यहाँ बनता है और एक यहाँ बनता है। ये 2 बार हो रहा है क्योंकि ये 2 थे, डीएच भी ने इसके अंदर कन्वर्ट होना था, तो हमारे पास 2 ही एनएडीएच, 2 एटीपी और 2 यहाँ से मिल जाएंगे। कुल मिला के 2, 2 एंड 4, 3 यहाँ से एक एनएडीएच बन देगा 3 एनर्जीज। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6 ये हो गए, 2 यहाँ से 6 और 2 8 हो गए, और ये 2 यहाँ से, टोटल 10 एटीपी मिलेंगे एनारोबिक से। लेकिन 2 यहाँ पे यूज़ भी तो हो रहे थे ना, एक हमारे पास ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर और एक फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से 1 6 फॉस्फेट के अंदर। तो टोटल एनर्जी हमारे पास 2 यूज़ हो गए, तो टोटल 8 एनर्जीज हमारे पास यहाँ से मिलेंगी, जहाँ पे सारा यही लिखा हुआ है। आगे हम बताएंगे ना हार्मोनल रेगुलेशन, तो ये छोटा सा टॉपिक है। इसके अंदर यही है कि हमारे पास जो हमारे पास स्टेप थे ना रेगुलेटरी स्टेप, जहाँ पे ग्लूकोकाइनेज यूज़ हो रहा था, तो वहाँ पे हमारे पास इंसुलिन हमारे पास हमेशा इसको फेवर करेगी स्टेप को, उससे ग्लूकागोन इनहिबिट कर देगी, मतलब ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर देगी। इंसुलिन फेवर करेगी कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से 1 6 फॉस्फेट बने, ग्लूकागोन इसे इनहिबिट कर देगा। वही हमारे पास ये रिवर्सल स्टेप था जो हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट कन्वर्ट होना था ना, तो यहाँ पे भी इंसुलिन फेवर करेगी और ग्लूकागोन इससे इनहिबिट करवा रही होगी। अब फेट्स है पायरुवेट की, वो बस एक डायग्राम ही है। तो हम यहाँ से देखेंगे जो हमारे पास होता है ना, जो पायरुवेट की 4 फेट्स होते हैं, ये आया था हमें प्रूफ में क्वेश्चन। तो हम बताएंगे जो पायरुवेट एक लैक्टेट में जाता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से, जब एनएडीएच ज़्यादा था हमने पीछे पड़ा है। एक पायरुवेट जा सकता है हमारे पास एसिटाइल कोए के अंदर, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स की मदद से, ठीक है। अब यहाँ से जब एसिटाइल कोए बनेगा वो आगे टीसीए साइकिल का प्रोडक्ट, टीसीए साइकिल को एक्टिवेट करवा देगा, वो बात की बात है। अब एक इसके पायरुवेट ने ऑक्सैलो स्टेट के अंदर जाना होता है, वो आगे ग्लूकोनेओजेंसिस में जब जा रहा होता है ना, तो अब ये इसका रोल होता है। लेकिन जब पायरुवेट से ऑक्सैलो स्टेट में जाएगा ना, तो हमारे पास पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की मदद से जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट अप आएगा हमारे पास पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड में जाएगा तो एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज आ जाएगा। तो जब एसिटाल्डिहाइड ने एथेनॉल में जाना होता है ना, तो एथेनॉल मेनली उसकी फेट होते हैं पायरुवेट से एथेनॉल, तो हम कह देंगे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज या एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। तो इसके अंदर ये मुकम्मल चैप्टर हमारा खत्म होता है।